गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीक हमने पढ़ा था किरचॉफ के नियम का पहला नियम, संधि नियम या जोड़ का नियम। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम अथवा लूप का नियम। इससे ज्यादा है कि तो पहले हम नियम की बात कर लेते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बेटा ये हमारा लॉ है। तो पहले लॉ फिर से एक बार सुनिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल आई आर का बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित योग इज इक्वल टू उस परिपथ में बहने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक वैद्युत परिपथ है ए बी सी डी ई एफ, जिसके दो बंद पास हैं, बंद पास फर्स्ट और बंद पास सेकेंड। बंद पास फर्स्ट में बहने वाली धारा I1, इसके बाद I2 तथा ये I1 I2 यहाँ पे मिलके I3 बनाती हैं, जो I1 प्लस I2 का योग है। इसके संगत प्रतिरोध I1 का संगत प्रतिरोध R1, I2 का संगत प्रतिरोध R2 तथा I3 का संगत प्रतिरोध R3 है। तो अब हम किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं। किरचॉफ का नियम अप्लाई करने से पहले हम चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी जानने के लिए हम देखते हैं कि I1 और I2 मुख्य धारा कौन सी है, I1 होगी। I1 1 2 के हिसाब से I1 मुख्य धारा होगी। तो I1 की दिशा में जो धारा होगी वो उसके साथ धनात्मक, और यदि कोई धारा उसकी विपरीत दिशा में आ रही है तो धारा कैसे ले जाएगी, ऋणात्मक ले जाएगी। और धारा के संगत प्रतिरोध भी ऋणात्मक या उनका संगत प्रतिरोध या धारा एवं उसके मुख्य धारा, जैसे I1 I2 में मुख्य धारा I1 हो गई तो उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के अनुदिश कोई धारा आ रही है, संगत प्रतिरोध गुणनफल आ रहा है तो वो धनात्मक, और कोई धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध गुणनफल कोई विपरीत दिशा में आ रहा है तो वो ऋणात्मक ले जाएगा। तो आइए हम इसको डिटेल करते हैं। तो पहले हम लेते हैं बंद पास। ये पूरा बंद पास है, किसी की मैंने बताया दो खंड है A1 and 2। अब हम बंद पास पहले लेते हैं ABCD। तो हमने बंद पास लिया ABCD, ये ऊपर वाला देखिए ABCD, इसमें A1 और A2 दो विद्युत वाहक बल है, दो सेलें लगाई गई हैं। बड़ा वाला आपको मैं बता दूं, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसका मतलब ये प्लस है और छोटा वाला सिरा माइनस है। धारा प्लस से माइनस की ओर, तो ये बड़ा वाला लाइन वो प्लस की होती है, और जो छोटी वाली, ध्यान रखने योग्य बात है कि जब आप किसी भी सर्किट में अगर ये बड़ी लाइन है तो बड़ी लाइन प्लस की मानी जाती है और छोटी लाइन माइनस की होती है। तो ये सेल का निशान है इस तरह से, और इसमें बड़ा प्लस होता है और छोटा माइनस होता है। तो ये बंद पास ABCD, तो ये बंद पास ABCD है, ठीक है। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगा। तो किरचॉफ का नियम क्या है बेटा, धारा एवं संगत प्रतिरोध। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसका संगत प्रतिरोध, तो I1 उसका संगत प्रतिरोध I1 R1, तो I1 R1, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोध, तो ये हो गया I1 R1। यहाँ पे धारा I2 R2 उस परिपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, E1 E2। तो विद्युत वाहक बल है E1 E2। इस तरह से आप लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। I1 R1 I2 R2 इज इक्वल टू E1 E2। धारा में संगत प्रतिरोध एवं धारा में संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने समस्त विद्युत वाहक बलों के, दोनों ये लिख दिया हमने, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए इसमें मुख्य I1 I2, तो I1 I2 में मुख्य पहले कौन आता है, 1 आता है। तो I1 I2 में मुख्य धारा होगी आपकी I1, क्योंकि सेल E1 लगी है तो सेल E1 मुख्य सेल होगी। E1 से आने वाली धारा I1 है, इसलिए मुख्य धारा हो गई। इसका एवं धारा संगत प्रतिरोध, तो I1 R1, इसका I2 R2। अब देखिए धारा की दिशा इस तरह से इस दिशा में होनी चाहिए। धारा की दिशा है एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, लेकिन I2 कैसे आ रही है, E2 विद्युत वाहक बल या सेल E2 से आने वाली धारा E2 है, क्योंकि ये प्लस है मैंने इधर को आ रही है, तो ये धारा इधर से, और ये I1 की दिशा ये है, I2 की दिशा ये, तो दोनों परस्पर क्या हो गए, विपरीत। और जब विपरीत हो गए
तो अगर धारा विपरीत है उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल भी का चिन्ह क्या ले जाएगा, माइनस। फिर से देख लिया, I1 इधर आ रही है, I2 इसके विपरीत आ रही है, इसलिए I2 कैसे ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। क्लियर है। जो मैंने आपको बोला था कि I1 I2 मुख्य धारा, क्योंकि I1 मुख्य धारा क्यों है, क्योंकि सेल E1 लगी है, फर्स्ट सेल E1 है तो उसकी धारा I1, तो मुख्य धारा क्या होगी, I1। I1 का डायरेक्शन है एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन है क्लॉक बाई डायरेक्शन, ऐसे। इसलिए या I1 इस दिशा में आ रही है और I2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए I2 किसमें होगा, माइनस में। अब जब I2 माइनस में है तो ये इस तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया, तो I2 माइनस में है इसलिए उसका विद्युत वाहक बल भी किसमें होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर है। इसलिए I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक बंद पास लिया है, तो बंद पास ABCD में I1 I2 में मुख्य धारा है I1, अगर कोई धारा दूसरी धारा उसी दिशा में है तो वो धनात्मक, और अगर वो उसके विपरीत आ रही है तो ऋणात्मक। अब किरचॉफ का नियम, धारा एवं संगत प्रतिरोध, तो I1 R1, धारा एवं संगत प्रतिरोध I2 R2, समस्त विद्युत वाहक बल E1 E2। देखिए I1 इस तरफ आ रही है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, I2 क्लॉक वाइज डायरेक्शन, मतलब I1 I2 परस्पर विपरीत है, तो I1 मुख्य धारा है, I2 विपरीत है, इसलिए I2 किसमें चली जाएगी, ऋणात्मक। तथा अब I2 ऋणात्मक है इसलिए उसका विद्युत वाहक बल भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो E1 माइनस E2। ये हो गया। अब हम बंद पास लेंगे, दूसरे बंद पास CDEF। तो बंद पास CDEF, बंद पास 2 या CDEF के लिए CDEF देखिए, इसमें यह है CDEF में सेल लगी है E2, यह है उसका संगत प्रतिरोध R2 और यहाँ नीचे प्रतिरोध लगा है R3, यहाँ सेल। अब ये था कि किसी परिपथ में दो सेल लगी हुई हैं और उनके दो संगत धारा है और दो संगत प्रतिरोध है, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये इसका नियम है कि यहाँ E2 R2, यहाँ धारा, यहाँ सेल है लेकिन यहाँ सेल नहीं है, मतलब अगर दोनों परिपथ में सेल लगी है आपको कैसे सॉल्व करना है, और अगर किसी एक ही परिपथ में सेल लगी है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये इसका नियम है। तो CDEF के लिए देखिए E2, एक सेल लगी है E2 और उसकी धारा है I2, उसका संगत प्रतिरोध हो गया R2, तो किरचॉफ के नियम से धारा एवं संगत प्रतिरोध I2 R2। फिर धारा I3 है, यहाँ पे धारा I3 है और जो R2 है, R3 सॉरी यहाँ पे आपका होगा R3 ये, तो ये हो गया I3 ये और उसका संगत प्रतिरोध R3। अब देखिए I2 E1 E2 एक ही सेल है, धारा आ रही है और ये धारा I3 इसी दिशा में एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में I2 I3 में मुख्य धारा हो गई I2 और I2 I3 में मुख्य धारा हो गई I2। I2 का अगर जो डायरेक्शन है, अगर I3 उसी डायरेक्शन में है तो धनात्मक ली जाएगी और उसके विपरीत है तो ऋणात्मक ली जाएगी। देखिए I2 का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉक बाई और I3 का डायरेक्शन एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस। और यहाँ पे एक ही विद्युत वाहक बल लगा है तो यहाँ पे एक ही विद्युत वाहक बल लगेगा E2। अगर दो विद्युत वाहक बल लगे हैं तो दोनों विद्युत वाहक बल लगेंगे और उसका चिन्ह होगा जो I2 का चिन्ह होगा, जो दूसरी धारा का चिन्ह होगा, मुख्य धारा कहते हैं चिन्ह होगा। यहाँ पे अगर एक ही सेल लगी है तो एक ही सेल लगेंगे, फिर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा। तो ये था आपका किरचॉफ के नियम का बंद पास, किरचॉफ के नियम का बंद लूप का नियम या पाश का नियम या वोल्टता का नियम। फिर से देख लीजिए, इसमें I2 I3 दो धाराएं हैं, इनके संगत पर तो I2 R2, धारा I3 R3, I2 और I3 एक ही दिशा में इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पे I1 और I2 प्लस और विपरीत ली इसलिए ऋणात्मक, और यहाँ पे दो सेल लगे हैं तो E1 E2 और I2 का चिन्ह ऋणात्मक इसलिए E2 का चिन्ह भी ऋणात्मक। और अगर यहाँ इसी कंडीशन में I2 का चिन्ह धनात्मक होता है तो E2 का चिन्ह भी धनात्मक होता है। किस कंडीशन में, जब I2 और I1 और I2 एक ही दिशा में होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा नियम है कि एक धारा संगत प्रतिरोध I2 R2, धारा एवं संगत I3 R3, और इसमें विद्युत वाहक बल है E2, एक ही विद्युत वाहक बल तो E2 रहेगा। तो ये था तो I2। अब यहाँ पे I3 है, I3 इस सर्किट में देखिए I3 क्या है, यहाँ से E1 से I1 आ रही है, E2 सेल E2 से I2 आ रही है, और यहाँ पे आके I1 प्लस I2 हो गया, इसलिए I3 को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू, तो I2 R2 I3 I1 प्लस I2 का योग है तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E2। तो ये था बेटा आपका किरचॉफ का नियम, इसे वोल्टता का नियम, और ये नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
जो आपका प्रथम नियम था वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ये ऊर्जा संरक्षण के E2 सेल है, इनसे जो ऊर्जा दी गई है वो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ये किसका नियम हो गया आपका, ये किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्योंकि इसमें सेल लगी है, सेल से जो ऊर्जा मिल रही है वो सर्किट में ही घूम रही है और उसके रूप कन्वर्ट हो रहे हैं। I1 से E1 से I1 आ रही है, E2 से I2 आ रही है और धारा आगे जाके फिर I3 और में कन्वर्ट हो रही है और फिर सर्किट में जा रही है। तो ये किस नियम के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पे सेलों के द्वारा इस नियम को प्रूव किया जाता है, सेलों की आवश्यकता होती है, इसलिए सेलों से ऊर्जा मिलती है और ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये था बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।